एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स, है ना। दिसंबर के हमने ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं और इस महीने हम जनवरी एंड फेब कोशिश करेंगे कि जनवरी और फरवरी दोनों कंप्लीट हो जाए, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल है अबाउट बायो एनर्जी क्रॉप्स। तो जहाँ पे भी वर्ड बायो आ जाए वो किससे रिलेटेड होता है? बायोटेक मतलब लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, अब हम बायो एनर्जी क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी एनर्जी, मतलब ऐसी क्रॉप्स जो हमको बायोफ्यूल प्रोड्यूस करके दें, वैसी जो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में यूज़ हो सके, दैट आर कॉल्ड बायो एनर्जी क्रॉप्स। तो बायो एनर्जी क्रॉप्स में वैसे स्पेसिफिक प्लांट्स आते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं और लोअर कॉस्ट में मेंटेन करते हैं ताकि हम उनको बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकें। करेक्ट। ये जो क्रॉप्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, ये कार्बन को फिक्स करती हैं। कार्बन को फिक्स करना मतलब जैसे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं ना, इसी को ही बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। मतलब कार्बन को यूटिलाइज करके उसको बाद में फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके बाहर एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके बेसिकली अपना खाना बनाते हैं कुल मिला के, है ना। तो ये बेसिकली सॉइल के जो कार्बन है उसको फिक्स करते हैं और एटमॉस्फेरिक कार्बन को भी ये फिक्स करते हैं। तो ये जो है इसके लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं, ये लोग फाइटो रेमिडिएशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिससे ये जो हेविली कंटामिनेटेड सॉइल्स होते हैं उनको ये प्यूरिफाई भी करते हैं। तो फाइटो रेमिडिएशन की टेक्निक क्या होती है? तो फाइटो मतलब क्या होता है? फाइटो मतलब प्लांट्स, है ना। फाइटो इज रिलेटेड टू प्लांट्स। और रेमिडिएशन मतलब किसी चीज़ की रेमेडी निकालना, है ना। जैसे दवाई होती है किसी चीज़ की, तो दवाई को हम रेमेडी बोलते हैं ना। आपको बुखार होता है तो आप दवाई खाते हो, है ना। तो दवाई इज योर रेमेडी फॉर योर फीवर, है ना। तो ऐसे ही जब प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं रेमिडिएशन के लिए, रेमिडिएशन मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, है ना, टॉक्सिन्स को हटाने में, तो उसको हम बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन। जहाँ पे हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड फाइटो रेमिडिएशन। जैसे बायो रेमिडिएशन भी पढ़ा होगा आपने एनवायरनमेंट में। बायो रेमिडिएशन क्या होता है? जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। जैसे ऑयल स्पिल्स वगैरह जब हो जाती हैं तो उसमें जब हम बैक्टीरियाज या एल्गी वगैरह को यूज़ करते हैं उसको क्लीन अप करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो एक ऐसा भी बैक्टीरिया है जिससे गंदगी साफ़ हो जाती है। तो खूब जो पुराने वाले स्कल्पचर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर जम जाती है तो उन बायो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ छोड़ देते हैं, तो वो बेसिकली उस पूरी मिट्टी को खा जाते हैं। तो इस टाइप से जो टेक्निक्स होती हैं उसको हम बायो रेमिडिएशन बोलते हैं। फाइटो रेमिडिएशन में हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो बायो एनर्जी क्रॉप्स जो है उनको हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है? एक है फर्स्ट जनरेशन क्रॉप्स। तो फर्स्ट जनरेशन बायो एनर्जी क्रॉप्स में कौन कौन आता है? कॉर्न आता है, सोरगम आता है, रेप सीड आता है एंड शुगर केन आता है। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन क्रॉप्स में क्या क्या आता है? स्विच ग्रास आती है, मिसकैंथस आता है ना, अल्फाल्फा आता है, रीड कैनरी ग्रास आती है, नेपियर ग्रास आती है और बाकी प्लांट्स आते हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन में हम माइक्रो एल्गेइस का यूज़ करते हैं। तो थर्ड जनरेशन में कौन कौन आता है? बोरियल प्लांट्स आते हैं, कार्सुलेशियंस एसिड आता है, सीएम प्लांट्स आते हैं, कार्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स आते हैं, यूकैलिप्टस आते हैं और माइक्रो एल्गेइस आते हैं। उसके बाद बायो एनर्जी हेलोफाइट्स आते हैं। हेलोफाइट्स कौन होते हैं? हेलोफाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो, हेलो मतलब क्या होता है? सॉल्ट। तो जो सैलिन इन्वायरमेंट्स में सैलिन इन्वायरमेंट्स को टॉलरेट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड हेलोफाइट्स बेसिकली, वैसे प्लांट्स को बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जेनेरा अकाशिया, यूकैलिप्टस, कैसोरानिया, मेलाल्यूशा, क्या क्या का तो नाम है, एक तो इनके साइंटिफिक नेम इतने कठिन होते हैं ना, राइजोफोरा, टमारिक्स, ये सब आते हैं इसमें बायो एनर्जी हेलोफाइट्स में। उसके बाद डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स आखिरी है। इनमें कौन कौन से आते हैं? पेरेनियल हर्बेशियस आते हैं, वुडी प्लांट स्पीशीज आते हैं जैसे जाइंट, मिसकैंथस, स्विच ग्रास, जत्रोपा एंड एल्गेई। तो ये सब इसमें किस में आते हैं? डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स में आते हैं। तो ये हो गई हमारी बात बायो एनर्जी क्रॉप्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, दैट आर कॉल्ड 81 बॉन्ड्स। तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली पहली बात आपको याद रखनी है, ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब इसके लिए सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये डिफॉल्ट अगर बैंक आपको नहीं पे करेगा तो आप कहीं जा सकते हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है इस चीज़ की, है ना। तो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड होता है। परपेचुअल मतलब क्या होता है? कोई टेन्योर नहीं होता, चलते रहते हैं जब तक आप हो तब तक चलते रहेंगे बॉन्ड, है ना, इस टाइप से होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, उस रिटर्न मिलता रहता है। जो भी आपने बॉन्ड खरीदा है उस पर आपको रिटर्न मिलता रहता है। अब साल में मिले, मंथली मिले, इस टाइप से रिटर्न मिलता रहता है और चलता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी बंद होगा, मिलता चला जाता है। बट इसमें क्या होता है? ये क्यों? पहली बात तो फर्स्ट थिंग ये है कि ये
इशू क्यों किए जाते हैं, वाई आर एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशू। तो 81 बॉन्ड्स न्यूज़ में लास्ट 2019 में भी था जब येस बैंक का डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो तब आरबीआई ने इसके जो 81 बॉन्ड्स हैं उसका रीपेमेंट बंद कर दिया था। तो उन्होंने बोला था कि अब वो येस बैंक ऑनर नहीं करेगा उसको। तो 81 बॉन्ड बेसिकली बैंक इसलिए इशू करते हैं ताकि वो अपनी जो कोर कैपिटल है उसको इन्हांस कर पाएँ। तो बासल 3 जो नॉर्म्स हैं, है ना, तो बासल 3 नॉर्म्स में कुछ पर्टिकुलर आपको कैपिटल होनी चाहिए। जो CRAR वाले नॉर्म्स होते हैं ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, है ना, 8%, आरबीआई ने 9% बोला हुआ है। तो इस टाइप से जो चीज़ें हैं इसको इंश्योर करने के लिए, कोर कैपिटल को बूस्ट करने के लिए ये एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशू होते हैं। अब ये लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे भाई, ये लोग इसमें इन्वेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये हाई रिटर्न्स देते हैं। इसके बदले हाई रिटर्न होगा तो हाई रिस्क भी होगा, तो रिस्क भी इसमें बहुत हाई होता है ना। और बैंक बाद में बोल सकता है कि हम देंगे भी नहीं, ऐसा भी होता है कि हम मतलब अब रीपेमेंट आपको नहीं देंगे, इस टाइप से भी होता है। तो इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिटर्न दीज बॉन्ड्स टू द इशूइंग बैंक एंड गेट द मनी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप मतलब बॉन्ड परचेज अगर कर रहे हो उसके बाद आपको कुछ परपेचुअल टर्म पे मिलता रहेगा, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है, आप वापस भी नहीं कर सकते, करेक्ट। बैंक्स इशूइंग 81 बॉन्ड्स कैन स्किप इंटरेस्ट पेमेंट आउट्स, है ना, तो ऐसा भी है कि वो स्किप भी कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट वो पे करते हैं बॉन्ड्स पे उसको स्किप भी कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। और इवन रिड्यूस द बॉन्ड्स फेस वैल्यू, तो वो फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर साल के लिए वो इंटरेस्ट नहीं भी दे सकते हैं आपको, है ना, प्रोवाइडेड देयर कैपिटल रेशियो फॉल्स बिलो थ्रेशोल्ड लेवल्स। तो अगर उनका कैपिटल जो एडिक्वेसी रेशियो हम बात कर रहे थे वो अगर बिलो एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे चला गया तो वो ये जो इंटरेस्ट पे आउट है उसको बंद भी कर सकते हैं। तो आरबीआई ने यही किया था येस बैंक के लिए, उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट पे आउट बंद कर दिए थे। इफ आरबीआई फील्स दैट अ बैंक इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, जैसे येस बैंक था, एंड नीड्स अ रेस्क्यू, अगर उसको रेस्क्यू की ज़रूरत है और कोलैप्स होने वाला है, तब वो बोल सकता है बैंक से कि आप जितने भी आउटस्टैंडिंग 81 बॉन्ड्स हैं उन सबको कैंसिल कर दीजिए विदाउट कंसल्टिंग द इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन मतलब अपनी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं ना। ऐसे लग रहा है ना, मेटावर्स टाइप लग रहा है कि अंदर टनल है और मतलब ऐसे लग रहा है, बट है कुछ नहीं, है ना। अच्छा एनिमेशन है ये। एनीवेज, IC15 क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। इसको पहले हटा देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे, है ना। IC15 क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली सुपर ऐप क्रिप्टो वायर जो है उसने इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को लॉन्च किया, दैट इज़ IC15। अब ये नाम में क्या है, IC15, तो ये बेसिकली 15 जो टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको ये ट्रैक करता है। उनको ये बेसिकली जो सबसे ज़्यादा वाइडली ट्रेडेड है, टॉप 15 जो सबसे ज़्यादा वाइडली ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको बेसिकली ये ट्रैक करता है, उनकी परफॉर्मेंस को बेसिकली मेजर करेगा, है ना, ऑन लीडिंग जो भी लिस्टेड है लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, है ना। और कैसे रैंक करेगा उसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। और ये भी और भी इसमें है, आगे हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। 15 ये करेंसीज़ हैं जो भी आएंगी उसमें उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका एम क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि हम इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस ला पाएँ, है ना। क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम का जो नॉलेज है वो इन्वेस्टर्स में आए, है ना। इन्वेस्टर्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि भाई ये वर्चुअल करेंसी और वर्चुअल कॉइन्स काम कैसे करते हैं, करेक्ट। तो ये एम है इसका बेसिकली। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी इसमें आ सकती है, तो वैसी ही क्रिप्टो करेंसी आ सकती है जो एटलीस्ट 90% विच शुड हैव बीन ट्रेडेड ऑन एटलीस्ट 90% ऑफ द डेज ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। तो जो भी रिव्यू पीरियड जिसमें भी इस मतलब ये सब सेलेक्ट करेंगे तो उसका कोई पीरियड लेंगे ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 महीने के अंदर हम देखेंगे करेंसीज़ को। 1 महीने के अंदर जो भी ये करेंसीज़ को देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर जो भी रिव्यू पीरियड है उनका, उसमें वो करेंसीज एटलीस्ट 90% डेज में ट्रेड होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। इट शुड बी अमंग द 100 मोस्ट लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा 100 जो टॉप 100 लिक्विड क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसको आप बेच के तुरंत पैसा इनकैश कर सकते हो, है ना, वो उनमें ये इसका नाम होना चाहिए। इट शुड बी इन टॉप 50 इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 50 में होनी चाहिए। IC15 is the first index in India that can act as a benchmark of underlying cryptocurrency market and performance benchmark for fund managers। तो बेसिकली एक इंडेक्स है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, बस ये याद रखना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, शेड्यूल बैंक्स के बारे में। तो आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है कि हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक को जो है सेकंड शेड्यूल में इसको ऐड कर दिया गया है ना। तो अब ये जो आरबीआई एक्ट है 1934 के अंदर जो सेकंड शेड्यूल है उसमें ऐड कर दिया गया, तो अब ये शेड्यूल बैंक बन जाएगा, है ना। तो शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जो आरबीआई के जो आरबीआई एक्ट है 1934 के उसके सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं, करेक्ट। तो अभी जो सिनेरियो है पेमेंट बैंक के बारे में हम पहले बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में, इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एवरी शेड्यूल बैंक एंजॉयज 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल फैसिलिटीज। तो शेड्यूल बैंक, अगर ये एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक बना दिया गया है तो उससे एयरटेल जो पेमेंट्स बैंक है उसको फ़ायदा क्या है,
पहली बात तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है अब, है ना। तो आरबीआई अपने शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स हैं या शेड्यूल बैंक्स हैं उनको बैंक रेट पे लोन देता है ना, तो वो लोन मिल सकता है अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक को, है ना। उसके बाद जो क्लियरिंग हाउस है, जो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है ना, जिसको एनपीसीआई कंट्रोल करता है, उसका ये अब मेंबर बन जाएगा, है ना। तो ये 2 फैसिलिटीज़ इसको मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो पेमेंट्स बैंक को क्यों लाया गया था, क्यों लाया गया था पेमेंट्स बैंक को, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा सके इंडिया में। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो रिमोट एरियाज़ में जैसे लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे बैंक्स अपनी ब्रांचेस नहीं सेटअप कर पा रहे, वहाँ पे इन बैंक्स, छोटे छोटे बैंक्स के थ्रू, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए, वो भी फाइनेंशियल सेटअप में आ पाए। अब पहले इसकी लिमिट, पहले ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे, तो पहले अगर आप पढ़ते हो आ रहे हो पहले से तो आपको पता होगा, पहले ये लिमिट थी 1 लाख रुपए की डिपॉजिट की। अभी ये लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए की पर पर्सन। तो आप एज अ इंडिविजुअल आप 2 लाख रुपए सबमिट कर सकते हो, मतलब डिपॉजिट कर सकते हो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। तो ये आपको याद रखना है। ये जो बैंक्स हैं ये आपको क्रेडिट नहीं देते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये क्रेडिट इशू नहीं करते, कोई लोन नहीं देते हैं, ये बस डिपॉजिट लेते हैं आपसे, है ना। बैंक ऑफ दिस टाइप कैन हैंडल बोथ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, तो ये दोनों करंट और सेविंग अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। पेमेंट्स बैंक कैन प्रोवाइड एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स, तो डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपका डिपॉजिट अकाउंट खुलता है ना। बस क्रेडिट कार्ड ये लोग नहीं दे सकते क्योंकि ये लोन नहीं देते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये लोन नहीं देते हैं, इसीलिए ये लोग क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, अकेडमी सॉरी, इसका नाम ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक लिटरेरी ऑनर है ना, जो साहित्य अकादमी देती है, इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है बेसिकली। ये अकेडमी 24 अवार्ड देती है। कितनी लैंग्वेजेस इसको रिकॉग्नाइज करती है, 24, जिसमें 22 अपनी हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और बाकी फिर एक इंग्लिश है और एक राजस्थानी है इसमें साथ में लैंग्वेज। तो टोटल 24 लैंग्वेज में ये पुरस्कार देती है, 24 अवार्ड देती है इन 24 लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो अब किस लिए अवार्ड मिलता है, या तो आप कोई लिटरली ट्रांसलेशन हो, कोई आपने इंडिया की कोई चीज़, इंडियन लैंग्वेज की कोई चीज़ बाहर की लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की हो, या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज की इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की हो, तो वो एलिजिबल होते हैं वो सारे, है ना। तो यही सब है। सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है आफ्टर जनपथ अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन नेशनल इसके लिए एलिजिबल है। बुक हो, वर्क हो, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, दैट इज एलिजिबल फॉर द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हेन इक्वल मेरिट फॉर बुक्स, अगर कोई 2 बुकों के मान लो क्राइटेरिया सेम आ गए, मतलब इक्वल आ गए, है ना, तो फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसको अवार्ड दें। तो सर्टेन क्राइटेरिया लाइक टोटल लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टैंडिंग ऑफ ऑथर्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिक्लेयरिंग द अवार्ड। दिया एक ही को जाता है, ऐसे ड्रॉ नहीं होता है। मतलब अगर कोई ड्रॉ हो गया तो फिर उनके जो ऑथर हैं उनके प्रोफाइल देखा जाता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, पिछले सालों से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं, उस टाइप से अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, है ना। यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे वाइट टाइगर मिलता है। ये देखो वाइट कलर का टाइगर देखा है कभी, इस टाइप का रहता है, वाइट कलर का टाइगर मिलता है यहाँ पे, है ना। इसको इनॉर्गरेट किया गया था 1960 में। पहला जू है जिसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स का मेंबर बनाया गया था इंडिया से। तो वर्ल्ड एक्वेरियम और जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड जो एक्वेरियम्स है, ये ग्लोबल अलाइंस है रीजनल एसोसिएशंस की, नेशनल फेडरेशंस की, जूज़ की, एक्वेरियम्स की। ये क्या करती है बेसिकली, और क्या करेगी, कोई भी ऐसी वाइल्ड लाइफ वाली वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स होगी तो क्या करेगी, बताओ क्या करेगी, कंजर्वेशन ही तो करेगी। कि जूज़ किस लिए होता है, कंजर्वेशन के लिए होता है ना जू। तो कंजर्वेशन करेगी एनिमल्स का, है ना, और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेगी अराउंड द वर्ल्ड। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज अ लीडिंग जू फॉर द ब्रीडिंग ऑफ इंडियन पैंगोलिन एंड वाइट टाइगर। तो ये जो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे आपको इंडियन पैंगोलिन और वाइट टाइगर की ब्रीडिंग दिखती है ना। इसको पहले घड़ियाल की शायद ब्रीडिंग के लिए भी कैप्टिव ब्रीडिंग यहाँ पे घड़ियाल की भी होती थी पहले। एक मिनट देख लेते हैं नीचे। इट वॉज वर्ल्ड का पहला कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर बना था, जहाँ पे घड़ियाल्स को ब्रीड किया गया था। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप उनको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके उनकी पहले ब्रीडिंग करते हो, फिर जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फिर आप उनको वाइल्ड में रिलीज कर देते हो, है ना। दैट इज कॉल्ड कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिविटी के अंदर ब्रीडिंग बेसिकली, है ना। तो दैट इज कॉल्ड कैप्टिव ब्रीडिंग। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे लेपर्ड्स मिलते हैं, माउस डियर मिलता है, लायंस मिलते हैं, रैट्स मिलते हैं, वल्चर्स मिलते हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अ रेडियो टैग्ड इंडियन पैंगोलिन वॉज रिलीज इन द वाइल्ड इन द नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। तो रेडियो टैगिंग कर दी थी इंडियन पैंगोलिन की, बस यही है और कुछ नहीं है।
अब आगे बात करते हैं पीएम किसान के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि है ना, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। क्या क्या मिलता है इसमें? 6,000 रुपये मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये की, है ना। किसको? फार्मर्स को मिलेंगे, और किसको? मेरे को थोड़ी मिलेंगे, फार्मर्स को मिलेंगे, है ना। पहले क्या था? पहले इसमें एक लिमिट थी साइज़ पे, पहले की 2 हेक्टेयर की जो लैंड अब जिसके पास है उसी को ही ये मिलता था। बट क्या है, अब ये लिमिट जो है वो हटा दी है 2 हेक्टेयर वाली, है ना। अभी क्या है, किसी कोई भी लैंड होल्डिंग की जो भी किसी के पास जितनी भी लैंड है उस पर मिल सकता है ये। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिशियरीज को कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स खुद ही, ठीक है। एम क्या है कि भाई हम सप्लीमेंट करेंगे फाइनेंशियल नीड्स को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फेलिंग इन द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स फॉर मीटिंग सच एक्सपेंसेस एंड एंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन द फार्मिंग एक्टिविटीज़, ताकि वो मनी लेंडर्स पे हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लें, है ना। जैसे फार्मर सुसाइड क्यों होते हैं भाई? डेट में आ जाते हैं, पैदावार हो नहीं रहा, है ना, बिक नहीं रहा बाहर, तो मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता है। तो अब इसी वजह से सुसाइड होते हैं। तो इस सबको हटाने के लिए बेसिकली ये पीएम किसान स्कीम थी, ठीक है। आगे बात करते हैं जीएम फूड्स के बारे में, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में। तो जो अपना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज़ किए हैं जीएम फूड्स के बारे में। तो ये जो हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, उन पे ये रूल्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है। की प्रोविजंस क्या है इसके? कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता या कोई भी ऐसा फूड मतलब प्रोडक्ट नहीं बेच सकता या इंग्रेडिएंट नहीं बेच सकता जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो विदाउट अप्रूवल ऑफ फसाई, ठीक है। नॉर्म स्पेसिफाई करता है, जो भी लैब्स ये टेस्ट करती है ना, जो भी जीएम फूड्स को टेस्ट करती हैं उनके लिए रूल स्पेसिफाई करता है जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी जीएमओज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या जीईओज हैं, दे शैल नॉट बी यूज एज इंग्रेडिएंट्स इन इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स। तो जो बच्चों के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, उनमें जीएमओज यूज़ नहीं होंगे, है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते क्या है, मतलब क्या होता है ये बेसिकली? तो आपने इसका नाम सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, है ना, जीएम मस्टर्ड आया था क्या, बीटी ब्रिंजल, ये दोनों नाम तो आपने सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली कुछ पर्टिकुलर ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंस पेस्टिसाइड मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जीन्स को चेंज कर दिया जाता है। मतलब जो जैसे प्लांट्स है ना, अब प्लांट्स में हम जीन एडिटिंग कर देते हैं और उन ऐसे जीएमओज को डाल देते हैं, ऐसे जीएमओ के जीन्स को डाल देते हैं, जीएमओज को डाल देते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। तो फिर क्या होता है, ये पूरी जो क्रॉप बनती है वो पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाती है। तो जब जीन्स को मॉडिफाई करके हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स डालते हैं ना, जिनसे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है उस प्लांट में, तो उस क्रॉप में या प्लांट में या ऐसे कुछ क्रॉप में, तो उसको हम बोलते हैं जीएम फूड्स, है ना। ये वाले फूड्स को बोलते हैं हम जीएम फूड्स, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, ये जो रूल्स हैं ये सारे फूड प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होंगे जिनमें 1% या ज़्यादा जीएमओज हैं। बेसिकली आप किसी भी फूड को ऐसा बना रहे हो जिसमें 1% एटलीस्ट जीएमओ है, तो उसमें ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, है ना। एक्टिविस्ट क्लेम दैट दिस इज अ साइलेंट अप्रूवल टू इम्पोर्ट जीएम फूड इंस्टेड ऑफ प्रोहिबिटिंग देम। तो बस ये तो क्रिटिसिज्म आता रहता है हमेशा, कोई भी चीज़ लाओ तो क्रिटिसिज्म तो आएगा ही। अब जीएमओ रेगुलेशंस की बात करते हैं इंडिया में। जो ये टास्क है जीएमओ के लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए, ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जीईएसी जो है वो इम्पोर्ट वाले जो आइटम्स हैं उनको देखती है। बट अभी क्या हुआ है ना, अभी इन्होंने इसके रोल को डाइल्यूट कर दिया है। पहले जीईएसी करती थी, अभी फसाई के अंडर आ गया, जो इम्पोर्टेड जीएम फूड्स है ना उसका फसाई देखेगा। द रोल वॉज डाइल्यूटेड विद द इनैक्टमेंट ऑफ द फसाई 2006 एंड फसाई वॉज आस्क्ड टू टेक ओवर द अप्रूवल्स फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। तो अभी इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं, वो इम्पोर्टेड जीएम फूड्स जो हैं वो फसाई के अंडर आते हैं। जीईएसी किसके अंदर आती है मेरे को बताओ, किस एक्ट के अंदर आती है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है क्या? देख के बताना, मेरे को कमेंट करके बताना कि जीईएसी किसके अंदर आती है ना, किस मतलब एक्ट के अंदर आती है ये। फसाई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसको फसाई एक्ट 2006 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है। ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए भाई? स्टैंडर्ड सेट करेगी, नाम में ही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। तो फूड सेफ्टी को इंश्योर करती है बेसिकली और उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कोर सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो आउटपुट है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, वो 3.5% से ग्रो हुआ, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी साल। कोर इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो मेन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिससे हमारी इकॉनमी चल रही, जो मेन इंडस्ट्रीज़ होती है, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा। अगर वो बंद हो गई तो पूरी इकॉनमी इफेक्ट हो जाएगी।
दैट आर कॉल्ड कोर इंडस्ट्रीज़। तो इसी कोर में 8 जो हैं वो सबसे ज़्यादा कोर हैं। जी आपको याद रखना है कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका वेटेज 40.27% है IIP में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इन इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन को ट्रैक करता है ना। तो इसमें कौन कौन सी हैं ये एज इट इज़ आपको ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, वेटेज वाइज है ये। तो सबसे पहले आता है रिफाइनरी, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी, फिर आता है स्टील, फिर आता है क्रूड, कोल आता है, सॉरी, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, फिर आता है क्रूड, फिर आता है नेचुरल गैस, फिर आता है सीमेंट और आखिरी में आता है फर्टिलाइजर्स। तो ये आपको याद रखना है ना। IIP के बारे में बात करते हैं तो उसको रिलीज़ कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ये अंदर आता है। तो जो IIP है, इट इज़ अ कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन में उनके वॉल्यूम प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है उसको ये ट्रैक करता है। बेस ईयर क्या है? 2011 से 2012। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं। तो हेट स्पीच क्या होता है? हेट मतलब, हेट क्या होता है? हेट फैलाना है, बोलते हैं ना हम हेट क्यों फैला रहे हो। तो हेट स्पीच बेसिकली क्या बोलते हैं? हेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हेट फैलाना मतलब बीच में दरार ले आना, टकराव ले आना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हेट स्पीच इज पहले पढ़ लेते हैं, हिंदी में बाद में देखेंगे। हेट स्पीच इज कंसिडर्ड अ लिमिटेशन ऑन फ्री स्पीच that seeks to prevent or bar speech that exposes a person or a group of section of society to hate, violence, ridicule and indignity। तो जो भी आप ऐसा होता है ना कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में दरार लाना या वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कड़वाहट ले आना, हेट वैसा बोल सकते हैं हिंदी में, कड़वाहट लाना, है ना। तो उस वो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई एक्ट जो दो कम्युनिटीज़ या ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सनस के बीच में कड़वाहट ले आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हेट स्पीच, है ना। इसका कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, बट IPCC वगैरह में इसको डिफाइन किया गया है, बताऊंगा आगे। प्रोविजंस इन द लॉ क्रिमिनलाइजेस स्पीचेस, राइटिंग्स, एक्शन। तो कोई भी ऐसी राइटिंग, एक्शन या स्पीच, वो भी हेट स्पीच के अंदर ही आती है, जो वायलेंस को प्रमोट करे, मतलब वायलेंस को, मतलब बोलता है ना कि प्रवोक करे, है ना, दैट इज़, उसको हम बोलते हैं हेट स्पीच, है ना। या फिर डिसहार्मनी को स्प्रेड करे बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स, है ना, दे आर अंडरस्टूड टू रेफर टू अस हेट स्पीच, है ना। तो कोई भी ऐसी स्पीच, राइटिंग, एक्शन, साइन जो वायलेंस को इंड्यूस करे, है ना, और डिसहार्मनी को प्रमोट करे बिटवीन टू कम्युनिटी ग्रुप्स, है ना, तो उसको हम बोलते हैं हेट स्पीच। सेक्शन 153A और 505 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो है वो, इसमें इसके प्रोविजंस हैं, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस एंड एक्सप्रेशंस दैट सीक्स टू पनिश हेट स्पीच। तो इसमें हेट स्पीच के अगेंस्ट बेसिकली पीनल प्रोविजंस हैं, है ना। अंडर सेक्शन 153A प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, एनिमिटी वही होता है जो मैंने बताया, कड़वाहट लाना, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड लैंग्वेज। तो इन बेसिस पे अगर आप कड़वाहट फैला रहे हो दो ग्रुप्स के बीच में, तो वो सेक्शन 153 के अंडर डिफाइंड है। सेक्शन 505 जो IPC का है, वो इसको ऑफेंस मानता है कि भाई आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कर रहे हो जिससे पब्लिक मिसचीफ हो रहा है ना, तो वो एक ऑफेंस है। तो ये हो गया, है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। For more such lectures, you can log on to www.thelaymanway.com and please leave us a review if you believe that we are doing a good work and to motivate us, ताकि हम ऐसे lectures और लाते रहें। चलिए अगले lecture में मिलते हैं। Thank you so much. Bye bye and take care.